2025 में भारतीय रुपये ने एक ऐसा गोता लगाया जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। 85, 88 और फिर देखते ही देखते डॉलर के मुकाबले 91 का वो साइकोलॉजिकल लेवल भी टूट गया। हर तरफ हेडलाइंस थीं, पैनिक था। हमारे पास जो स्रोत हैं, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स, पॉलिसी एनालिसिस, न्यूज़ आर्टिकल्स, वो इस गिरावट की पूरी कहानी बताते हैं। आज की चर्चा में हम एक एक करके इन सभी सुरागों को जोड़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि रुपए की इस ऐतिहासिक गिरावट के पीछे आखिर कौन-कौन से फैक्टर्स थे। बिल्कुल। और ये किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं हुआ। ये एक सोची समझी साजिश जैसा लगता है जिसमें विदेशी निवेशक, अमेरिकी व्यापार नीतियां और हमारे अपने घरेलू बाजार की कुछ कमजोरियां सबने मिलकर रुपए को इस स्तर पर पहुंचाया। तो चलिए पहले सुराग से शुरू करते हैं। हाँ, विदेशी निवेशकों का बड़ा पलायन। हाँ, पहला शक तो हमेशा FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर ही जाता है और जो आंकड़े हैं वो भी यही कहानी कहते हैं। स्रोतों के मुताबिक 2025 विदेशी निवेश के लिए भारत का अब तक का सबसे खराब साल था। FIIs ने मार्केट से करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए पुल आउट कर लिए, जो एक नया रिकॉर्ड था। सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो सब एक साथ भागने लगे? इसके पीछे दो बड़ी वजह थी और मजे की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। पहली वजह थी कि 2024 के अंत तक भारतीय शेयर बाजार का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया था। स्टॉक्स बहुत महंगे लग रहे थे। हाँ, आसान शब्दों में कहें तो निवेशक मुनाफा वसूलने का बस एक बहाना ढूंढ रहे थे और उन्हें वो बहाना मिल गया AI रेवोल्यूशन के रूप में। एग्जैक्टली। ठीक उसी समय ताइवान और कोरिया जैसे देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक नया गोल्ड रश शुरू हो गया था। अच्छा, तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत एक ATM बन गया। यहाँ के महंगे बाजार से पैसा निकालो और सीधे AI की उस तेज दौड़ में लगा दो। हाँ, उन्होंने भारत को एक फंडिंग मार्केट की तरह इस्तेमाल किया। ये तो एक क्लासिक विशेष साइकिल बन गया होगा। FIIs शेयर बेचते हैं जिससे उन्हें रुपए मिलते हैं, फिर वो उन रुपयों को डॉलर में बदलते हैं ताकि पैसा वापस ले जा सकें। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है। और रुपया कमजोर होता देख बाकी बचे FIIs को भी डर लगता है कि उनके मुनाफे की वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो भी बेचना शुरू कर देते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही हुआ। अक्टूबर 2024 से नवंबर 2025 के बीच लगभग 28 बिलियन डॉलर्स की निकासी हुई। बहुत बड़ी रकम है ये। इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 14 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस शॉक था मार्केट के लिए। बिल्कुल। ठीक है, तो पहला मुजरिम तो FIIs का ये मास एग्जिट है, लेकिन सिर्फ इतने से तो रुपया 91 तक नहीं पहुंच सकता। बाहर से भी कोई बड़ा दबाव आ रहा होगा। आ रहा था। और यहाँ कहानी में अमेरिका की एंट्री होती है ना? हाँ, और ये दबाव कोई छोटा मोटा नहीं था। स्रोतों के अनुसार अमेरिकी प्रशासन ने भारतीय निर्यातों पर कुल मिलाकर 50% तक का प्रभावी टैरिफ लगा दिया था। 50%? जी हाँ, 50%। ये भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ये तो बहुत ज्यादा है। क्या ये एक फ्लैट टैरिफ था या इसके पीछे कोई और कहानी थी? इसके पीछे एक पूरी रणनीति थी। ये टैरिफ 3 परतों में लगाया गया था। पहली परत थी 10% का बेस टैरिफ। ठीक है। दूसरी परत थी 25% का पारस्परिक टैरिफ, जिसका मतलब था कि अमेरिका कह रहा था, आप हमारे सामान पर जितना टैक्स लगाते हैं हम भी उतना ही लगाएंगे। अच्छा, टिट फॉर टैट। और तीसरी और सबसे खतरनाक परत थी 25% का अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफ। पेनल्टी टैरिफ वो किस लिए? वो सीधे तौर पर रूस से भारत के कच्चे तेल के आयात से जुड़ा था। अमेरिका ने इसे अपनी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाया। ओहो। इन टैरिफों का निशाना सीधे हमारे सबसे ज्यादा डॉलर कमाने वाले सेक्टर पर था: कपड़ा, रत्न और आभूषण, ऑटो पार्ट्स। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि सिर्फ अगस्त से अक्टूबर 2025 के 3 महीनों में अमेरिका को होने वाला हमारा निर्यात 6.86 बिलियन डॉलर से घटकर 6.30 बिलियन डॉलर रह गया। मतलब देश में आने वाले डॉलर्स में सीधी कमी? सीधी कमी। लेकिन एक मिनट, रूस से तो हम सस्ता तेल ले रहे थे, उससे तो हमें फायदा होना चाहिए था। फिर वो हमारे खिलाफ कैसे गया, ये मुझे समझ नहीं आया। यही तो भारत एक स्ट्रेटेजिक डिलेमा में फंस गया। देखिए, रूस हमें डिस्काउंट पर कच्चा तेल दे रहा था, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा था। हाँ। लेकिन अमेरिका ने इस पेनल्टी टैरिफ के जरिए उस डिस्काउंट को लगभग खत्म कर दिया। अब भारतीय रिफाइनरियों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई कि क्या करें। या तो रूस से तेल खरीदकर अमेरिकी टैरिफ का सामना करो,
या फिर ज्यादा महंगे अमेरिकी और मध्य पूर्वी तेल खरीदो। दोनों ही सूरतों में डॉलर की मांग बढ़नी ही थी। और ऊपर से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संबंधों की खबरों ने भी माहौल खराब किया होगा। बिल्कुल, उसने निवेशकों के मन में भारत को लेकर रिस्क परसेप्शन को और बढ़ा दिया। तो एक तरफ से एफआईएस पैसा खींच रहे थे और दूसरी तरफ से अमेरिकी टैरिफ डॉलर की सप्लाई रोक रहे थे। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि सारी गलती बाहरी थी? हमारे अपने घर में तो सब ठीक था। नहीं नहीं, हमारे घर में भी सब ठीक नहीं था। और यही कहानी का तीसरा किरदार सामने आता है, हमारे घरेलू मुद्रा बाजार की अपनी समस्याएं। ईटीसीडी मार्केट वाली बात। हाँ, 2024 में सेबी और आरबीआई ने एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स यानी ईटीसीडी बाजार में कुछ बड़े नियम बदल दिए। ये वो बाजार है जहां फ्यूचर्स और ऑप्शंस में रुपया डॉलर की खरीद बिक्री होती है। बिल्कुल, जिससे कंपनियां और ट्रेडर्स अपने विदेशी मुद्रा जोखिम को हेज करते हैं। और इन नियमों में ऐसा क्या बदला गया जिससे इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई? नए नियम के तहत इस बाजार में सिर्फ वही लोग ट्रेड कर सकते थे जिनके पास सच में कोई फॉरेन करेंसी एक्सपोजर हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो सट्टेबाज, स्पेक्यूलेटर्स, हाँ स्पेक्यूलेटर्स और छोटे ट्रेडर्स जो सिर्फ दाम के उतार चढ़ाव पर दाव लगाकर बाजार को लिक्विडिटी देते थे, यानी खरीद बिक्री को आसान बनाते थे, वो सब रातों रात बाहर हो गए। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के बाहर होने से क्या फर्क पड़ा? बहुत बड़ा फर्क पड़ा। इसे ऐसे समझिए, एक गहरा तालाब है जिसमें आप पत्थर फेंकते हैं तो छोटी सी लहर उठती है। लेकिन अगर वो तालाब सूख कर एक उथला कीचड़ बन जाए तो छोटा सा पत्थर फेंकने पर भी कीचड़ चारों तरफ उछलता है। हमारा करेंसी मार्केट भी वैसा ही शालो या उथला हो गया। ओहो। यूएसडी INR फ्यूचर्स का टर्नओवर 80 से 90% तक गिर गया। अब छोटे छोटे सौदों से भी रुपए में बड़े उतार चढ़ाव आने लगे। इसका मतलब हमारे अपने ही नियमों ने हमारे बाजार को और ज्यादा वॉलेटाइल बना दिया। बिल्कुल, और इसका एक और खतरनाक नतीजा हुआ। जब घरेलू बाजार में सही कीमत मिलना मुश्किल हो गया तो रुपए की प्राइस डिस्कवरी कहाँ होने लगी? भारत के बाहर, सिंगापुर और दुबई जैसे ऑफशोर मार्केट्स में। इससे आरबीआई के लिए रुपए को मैनेज करना और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि असली एक्शन तो भारत के बाहर हो रहा था। ये तो वाकई चिंता की बात है। अब इन सब बड़े बड़े मैक्रो फैक्टर्स का असर उन चीजों पर कैसे पड़ा जो आम आदमी से सीधे जुड़ी हैं, जैसे कच्चा तेल और सोना? हाँ, ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं। हमारे स्रोतों के मुताबिक अक्टूबर 2025 में हमारा ट्रेड डेफिसिट यानी आयात और निर्यात का अंतर $41.7 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया था। और इसकी जड़ में हमारी तेल और सोने की भूख है। बिल्कुल, हम अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करते हैं। जब रुपया गिरता है तो हमें उसी एक बैरल तेल के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। तो इंपोर्ट बिल बढ़ता है और उस बिल को चुकाने के लिए हमें और डॉलर चाहिए होते हैं, जिससे रुपए पर और दबाव पड़ता है। ये एक दुष्चक्र है जो खुद को और मजबूत करता जाता है। और सोने के मामले में तो भारत में एक अलग ही साइकोलॉजी काम करती है ना? बिल्कुल, सोने के मामले में तो एक क्लासिक नेगेटिव फीडबैक लूप देखने को मिला। रुपया कमजोर हुआ तो भारत में सोने की कीमतें आसमान छूने लगी। मैंने पढ़ा था 1.4 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम को भी पार कर गई। जी, अब जब लोगों ने देखा कि रुपया लगातार गिर रहा है तो उन्होंने अपनी बचत को बचाने के लिए सोने को एक सेफ हेवन मानकर और सोना खरीदना शुरू कर दिया। मतलब रुपए की कमजोरी के डर से लोगों ने सोना खरीदा। हाँ, और उस सोने को आयात करने के लिए और डॉलर खर्च हुए, जिससे रुपया और कमजोर हो गया। प्रिसाइसली, लोग अपनी दौलत बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सामूहिक रूप से उनका ये कदम देश की करेंसी को और नीचे धकेल रहा था। इस चौतरफा हमले के बीच आरबीआई, जो हमारी करेंसी का गार्डियन है, वो क्या कर रहा था? क्या आरबीआई बस ये सब होते हुए देख रहा था? नहीं, आरबीआई एक्शन में था, लेकिन उसकी रणनीति बहुत सदी हुई थी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बार बार ये साफ किया कि वो रुपए के किसी खास लेवल को टारगेट नहीं कर रहे हैं, जैसे 88 या 90 का लेवल। हाँ, उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ अत्यधिक अस्थिरता यानी एक्सेसिव वॉलेटिलिटी को रोकना था। इसे इंटरनेशनल एजेंसीज ने क्रॉल लाइक मैनेजमेंट सिस्टम का नाम दिया। क्रॉल लाइक मतलब? रिंग ने जैसा। हाँ। तो क्या आरबीआई जानबूझकर रुपए को धीरे धीरे गिरने दे रहा था? हाँ, एक तरह से ये कंट्रोल्ड डेमोलिशन जैसा था। इसके पीछे सोच ये है कि अगर रुपया धीरे धीरे गिरेगा तो हमारे निर्यातकों को फायदा होगा, क्योंकि दुनिया के लिए उनका माल सस्ता हो जाएगा। लेकिन अगर गिरावट बहुत तेज हो तो? अगर गिरावट बहुत तेज और अचानक हो तो ये अर्थव्यवस्था में पैनिक पैदा कर सकती है। तो आरबीआई का काम गिरावट को रोकना नहीं, बल्कि उसकी रफ्तार को काबू में रखना था। और इस काम के लिए आरबीआई के पास हथियार क्या थे? उनका सबसे बड़ा हथियार था भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। दिसंबर 25 तक
हमारे पास 688.95 बिलियन डॉलर का एक विशाल वॉर चेस्ट था। ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, ये इतना पैसा है कि हम लगभग 11 महीनों तक अपना पूरा इंपोर्ट बिल चुका सकते हैं। और आरबीआई ने इसका इस्तेमाल भी किया। स्रोतों से पता चलता है कि सिर्फ अक्टूबर 25 के महीने में रुपए को संभालने के लिए आरबीआई ने बाजार में लगभग 11.88 बिलियन डॉलर बेचे थे। ठीक है, तो हमने सारे किरदारों को समझ लिया। FIIs, US टैरिफ्स, घरेलू बाजार की कमियां और इंपोर्ट्स का दुष्चक्र। अब अंत में इन सब का आम आदमी के जीवन पर क्या असर पड़ रहा था? ये 91 रुपीस का डॉलर उनकी जेब पर कैसे भारी पड़ रहा था? इसका असर बहुत सीधा और गहरा था। जो भारतीय छात्र विदेश में, खासकर अमेरिका में पढ़ रहे थे, उनकी एजुकेशन कॉस्ट 10 से 15% तक बढ़ गई। उनकी फीस, उनका किराया, सब कुछ सब डॉलर में था। कई परिवारों को अपनी सेविंग्स तोड़नी पड़ी या अतिरिक्त लोन लेना पड़ा। विदेश यात्रा का सपना देख रहे लोगों के लिए छुट्टियां अचानक बहुत महंगी हो गईं। और देश के बड़े सपने, जैसे $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य, उस पर इसका क्या असर हुआ? उस लक्ष्य पर भी इसका असर पड़ा। भले ही हमारी असली जीडीपी ग्रोथ रेट 6.6% से 7.3% के बीच रही, जो दुनिया में सबसे तेज थी, लेकिन जब आप उस बढ़ी हुई जीडीपी को कमजोर रुपये से डॉलर में बदलते हैं तो ग्रोथ धीमी दिखती है। ये सिर्फ डॉलर का गणित है। तो वो लक्ष्य अब और दूर हो गया। हाँ, अब वही 5 ट्रिलियन का लक्ष्य जो पहले नजदीक लग रहा था, स्रोतों के अनुसार 2028 या 29 तक खिसक गया। तो कुल मिलाकर रुपए की ये गिरावट किसी एक विलेन की कहानी नहीं है। ये विदेशी पूंजी की भगदड़, अमेरिकी टैरिफ का दबाव, घरेलू बाजार में लिक्विडिटी की कमी और बदलते भू राजनीतिक समीकरणों का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। बिल्कुल। और आगे की राह इस बात पर बहुत निर्भर करेगी कि भारत अमेरिका के बीच चल रही व्यापार समझौते की बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। अगर टैरिफ कम होते हैं तो रुपए में एक मजबूत रिकवरी देखने को मिल सकती है। और फंडामेंटल्स तो अभी भी मजबूत हैं। हाँ, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स, जैसे हमारी जीडीपी ग्रोथ और विशाल विदेशी मुद्रा भंडार, अभी भी बहुत मजबूत हैं। ये गिरावट सिर्फ आर्थिक कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि एक बदलती हुई ग्लोबल ऑर्डर में भारत के स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट की प्रक्रिया भी है। तो 2026 की ओर देखते हुए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि रुपया कब और कैसे संभलेगा। इन स्रोतों से जो बड़ा सवाल मेरे मन में उठ रहा है वो ये है, बदलते गठबंधनों और ट्रेड वॉर्स के इस नई दुनिया में क्या एक नियंत्रित रूप से कमजोर होती मुद्रा हमेशा कमजोरी का ही संकेत है? अच्छा सवाल है। या ये भारत जैसे देश के लिए अपनी आर्थिक संप्रभुता बनाए रखने का एक जानबूझकर अपनाया गया रणनीतिक हथियार भी हो सकता है? इस पर सोचने की जरूरत है।